हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 15। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं इन जस्ट 500 क्वेश्चन, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा चाहिए, कॉन्सेप्ट बेसिकली वही रहेंगे लेकिन साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे, तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जिन बच्चों का प्रिपरेशन पहले से हो चुका है, एक बार कोर्स कर चुके हैं और उनको कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, तो वो बच्चे भी मैथ्स 500 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इनकेस अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप डाउनलोड करके अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो बोल रहा है अ पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 100%। हाउ मच परसेंटेज डज ही लूज और गेन? 100 मान के कर सकते हैं हम। पहले बोल रहा है डिक्रीज हुई है 50%। अगर सपोज करो उसकी सैलरी पहले 100 थी, 50% से डिक्रीज हो गई, इसका 50% यानी 50 से डिक्रीज हो गई, अब यानी कि सैलरी रह चुकी है 50। फिर बोल रहा है इंक्रीज हुई है 50% से, 50% का 50% निकालोगे तो कितना आएगा? 25 रुपये, यानी कि अब उसकी सैलरी हो गई है 75। ये डिक्रीज हुई थी और ये इंक्रीज हुई है। ठीक है, एंड देन इंक्रीज बाय 100%। 75 का 100% इंक्रीज की बात कर रहा है, तो यानी कि 75 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 150। बोल रहा है हाउ मच परसेंटेज डज ही लूज और गेन? पहले 100 सैलरी थी, अब 150 हो गई है, तो कितने का गेन हुआ है? 50% का। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया? जैसे जैसे बोला है इंक्रीज डिक्रीज वैसे वैसे कर दिया और लास्ट में कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है 11/5 ऑफ अ नंबर ए इज 22% ऑफ अ नंबर बी। पहले बोला 11/5 ऑफ नंबर ए नंबर का 11/5 बराबर है 22% ऑफ नंबर बी के। ठीक है जी। फिर बोल रहा है देन नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ नंबर सी। 2.5% निकालोगे तो ये होगा, थर्ड नंबर है सी, एक ये बन गया। द वैल्यू ऑफ सी इज 5500। हमें सी की वैल्यू 5500 दी हुई है, तो बी की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। 2.5/100 यहाँ पे रख दोगे 5500, एक डेसिमल हटा दोगे फिर 10 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना हो गया बी की वैल्यू? 25 पंजे 125, 12 कैरी गया, 25 पंजे 125 और 12 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 137। 137/10 आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, आपसे ये चीज़ पूछी है, द सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड बी। ए और बी तो आपको निकालना पड़ेगा, बी तो आपका निकल गया, ए की बारी है। ए यहाँ से निकाल लेते हैं, 11/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 22/100। बी की वैल्यू है 1375/10। ठीक है, 11 से इसको सीधा काट दोगे 2 पे चला गया, 5 से इसको सीधा काटोगे 2 पे चला गया, 2 इससे कट गया, इसको किससे काटोगे? 25 से काट लोगे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 55/4। सही है। फिर बोला सम निकालना है 80% ऑफ ए यानी कि 55/4 प्लस 40% ऑफ बी यानी कि 137 1375/10। ठीक, अब देखो क्या कर सकते हो आप, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये काट दो, कितने पे चला गया? 20 पे। ठीक है, 100 नीचे से बाहर निकाल लोगे, ऊपर क्या बचेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 110 हो गया और एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा 20 वाला, प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 5 चौक 20, 2 कैरी गया, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30 हो गया, 3 कैरी गया, 4 3 12, 12 और 3 15, एक कैरी गया, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक, ये हो गया। इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 6600 अपॉन 100 नीचे था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट आ गई, 66 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है। क्लियर है भाई? समझ आया? आगे बढ़े। बोल रहा है इन अ फैक्ट्री विद 400 एम्प्लॉयज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज इज 5:3। मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 5:3। एडिशन करोगे जब इनका 5 और 3 8, यानी कि रेशियो की टर्म्स में वैल्यू है 8 सम, लेकिन टोटल एम्प्लॉयज है 40,
तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यानी कि मेल कितने हो जाएंगे 250 और फीमेल कितनी हो जाएंगी 150। क्लियर है भाई। बोल रहा है देयर आर 87.5 ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री। इफ 92% of the male are regular employees, then what is the percentage of regular female employees? तो टोटल जो एम्प्लॉयज है ना उसका बोल रहा है 87.5 जो है ना एम्प्लॉयज का वो रेगुलर है, ठीक है। और फिर बोला है उसने 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज रेगुलर है। पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज। जो फीमेल एम्प्लॉयज जो रेगुलर है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा फीमेल एम्प्लॉयज रेगुलर कितनी है, फिर उसका परसेंटेज फीमेल से कंपैरिजन करके निकालोगे आप, है ना। तो आपसे बोला 87.5 टोटल एम्प्लॉयज रेगुलर है। 87.5 किसका 400 का परसेंटेज है, तो नीचे 100, 20 से 20 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। ये रेगुलर है टोटल में, ये बेसिकली रेगुलर होना चाहिए मेल और फीमेल एम्प्लॉयज का सम। 92% उसने बोला मेल एम्प्लॉयज रेगुलर है। मेल कितने हैं 250 प्लस फीमेल का पूछ रहा है कितना परसेंट है, हमें नहीं पता, x% सपोज मान लो फीमेल एम्प्लॉयज रेगुलर है, यानी कि 150 का x%। सही है। 10 से 10 ये काट दो, से भी ये काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 5 बजो 25, ठीक। इसको क्या करोगे डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 बजो 25, ठीक। इधर क्या हो गया 175 इंटू 4/2, ठीक। इधर क्या हो गया, इधर आपका हो जाएगा 92 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 9 पंजे 45, 460 हो गया, 460/2 प्लस 3x/2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई 400, तो ये हो गया 100 से करोगे 7 चौक 28 और ये कितना हो जाएगा 75 चौक का कितना हो जाएगा 300, 400 और 300 700 हो गया। 700/2 माइनस करोगे 460/2 इसके बराबर रहेगा 3x/2 के। एलसीएम लोगे 2 ही रहेगा, 700 में से 460 चले गए तो कितना बचेगा 240। यह है 3x/2 की वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से काटोगे 3 अट्ठे 24 यानी कि 80। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 80%। वही आपकी फीमेल एम्प्लॉयज रेगुलर है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, समझ आया भाई। आगे बढ़े। क्वेश्चन है, बोल रहा है द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट enables a person to buy 2 kg more for 272 रुपीज। यानी कि 272 रुपये ही है उसके पास खर्च करने के लिए, लेकिन जैसे ही सॉल्ट का प्राइस गिर जाता है ना 15% से, तो वो क्या होता है उसी पैसे में यानी कि 272 रुपये में ही 2 किलो फालतू खरीद लेता है, ठीक है। अब बोल रहा है द रिड्यूस प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी, जो घटा हुआ प्राइस है उसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। क्या बोला इसने 15% से रिड्यूस हो गया है प्राइस। 15% का मतलब क्या होता है 3/20, ठीक है भाई। 15/100 लिखोगे उसको 3/20 लिख सकते हो। यानी कि प्राइस अगर 20 रुपये था सबसे पहले, तो अब हो गया है वो 17 रुपये, ठीक है। आपका जो ये है 272, ये तो पहले भी 272 था और बाद में भी 272 रुपये ही खर्च कर रहा है। अब जब आपका एक्सपेंडिचर यानी कि जो अमाउंट है टोटल अमाउंट है खर्च करने वाला वो सेम है, तो प्राइस जो होता है ना और जो क्वांटिटी है जो खरीद पा रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। यानी कि पहले अगर 17 खरीद पा रहा था तो अब 20 खरीद पा रहा है, तो यानी कि कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेशो 3, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। आपसे पूछा रिड्यूस्ड प्राइस यानी कि 17 की वैल्यू पूछी है, लेकिन आप पहले 20 की वैल्यू निकालोगे। 1 की वैल्यू इतनी आई है तो 20 की कितनी आएगी, समझ में आया भाई। 1 की इतनी है तो 20 की कितनी होगी इंटू 20 रख लोगे, 2/3 इंटू 20 यानी कि 40/3, ठीक है भाई। ये हो गया क्वांटिटी, 40/3 बाद में ले पाता वो, ठीक है। अब उसने बोला कि जो 272 रुपये खर्च कर रहा था क्वांटिटी इतना खरीद पाया वो, तो प्राइस अगर आपको निकालना है टोटल अमाउंट्स को डिवाइड कर देते हो अगर क्वांटिटी से, तो आपका प्राइस आ जाना चाहिए। यानी कि 272 को आप 40/3, 3 ऊपर चला जाएगा, इससे कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। किससे करोगे 40 को काट दो, 4 से 10 हो गया,
4 6 24, 4 8 32, कितना हुआ? 8 तिया 24, 2 कैरी गया, 6 तिया 18, 18 2 20, 204/10 यानी कि 20.4 आपका रिड्यूस्ड प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ आया? क्वेश्चन को पहले डिटेलिंग किस तरीके से हुई है ना क्वेश्चन की, वो आपको समझने की जरूरत है। आप लोग जो सोचते हो ना कि रेशो मेथड लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्वेश्चन की कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। आप किसी चीज़ को लिखते हो तो आपस में उनका रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर पाते आप, लेकिन बस सिर्फ चीज़ें लिखते रहते हो कि हाँ ये प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, डिवाइड कर देंगे। अरे डिवाइड क्यों कर रहे हैं पता करो, वो चीज़ें कैसे लिखी गई है वो पता करो। जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी ना, तो आप खुद सोचोगे रेशो मेथड लगा ले, इसकी वैल्यू इसमें इक्वेट करके रख देते तो ये आंसर आ जाए। ये सब चीज़ें अपने आप होने लगती हैं फिर। बट आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की नहीं होती ना कि क्वेश्चन का फ्लो किस तरह से मेंटेन हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को प्रोसीड ही नहीं कर पाते हो आगे। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी गई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिख दी गई, तो आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपको फ्लो डिज़ाइन करना ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन को आप देखोगे किस नज़रिए से और उसको आगे कैसे सॉल्व करने का एक फ्लो चार्ट बनाओगे दिमाग में। तो वो होता नहीं है दिमाग में भी, तो पेपर पे भी नहीं होता। ठीक है ना? तो प्रोसेस पे ध्यान देना एक बार, ये एक बार सीखने वाली चीज़ है, बस बार बार सीखने वाली चीज़ नहीं है। एक बार सीख लोगे तो आपकी प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगी। लाइफ टाइम तो छोड़ो, बेसिकली आपको तो 1 साल में सिलेक्शन लेना है, 1 साल के लिए पूरे टाइम पीरियड के लिए सॉल्व हो जाएगी। दोबारा दोबारा जब मैथ्स करने की कोशिश करोगे वो सारी चीज़ें दोबारा सीखनी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 59200 इन 6 ईयर्स एंड 72,000 इन 10 ईयर्स इफ द रेट इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, अगर 2% ज़्यादा होता, देन इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम हैव बिकम 76,000, कितने साल में 76,000 हो जाता। पहले तो ये देखो 6 साल में इतना हो गया, 10 साल में इतना हो गया, यानी कि 4 साल का गैप है बीच में। 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा ये हम निकाल सकते हैं। भाई इसको 60,000 मान लोगे आप, तो 12,800 रुपये को 4 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। 1 साल का इंटरेस्ट आ गया तो 6 साल का कितना होगा कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना आएगा? 00, 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, 19,200 रुपये इंटरेस्ट है 6 साल का। अगर आपका 6 साल बाद इतना अमाउंट हो गया था, तो आप अगर इसमें से 19,200 घटा दोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 40,000 आएगा आपके पास। यानी कि आपका प्रिंसिपल था 40,000। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट आपको मिल रहा था 3200 रुपये। तो पहले तो आपको रेट निकालना पड़ेगा। 3200 रुपये का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है 40,000 रुपये पे, तो रेट निकालने के लिए इंटू 100, 20 से 20 ये कैंसिल, 20 से 20 ये कैंसिल, 4 से करोगे 8 आएगा, यानी कि 8% रेट है। अब उसने बोला 2% बढ़ा दो, इसका 10% करना है। ठीक है, 10% रेट करना है ये बोला गया है। तो पूछ रहा है अगर आप इसका 10% निकालोगे तो यानी कि 4,000 होता है। ठीक है, बोल रहा है 76,000 कितने साल में हो जाएगा। आपको कितने चाहिए? 36,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 36,000 आ जाए? 9 से, यानी कि 9 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ आया? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? 76,000 रुपये उसको करना था, 40,000 रुपये का प्रिंसिपल था, 36,000 रुपये एज अ इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए। 1 साल का इंटरेस्ट 4,000 रुपये है, तो आप किससे कितने साल तक उसको रखोगे कि वो 36,000 रुपये इंटरेस्ट दे दे आपको? 9 साल तक रखना पड़ेगा। 4 नीम 36 हो जाता है, क्योंकि 36,000 इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 40,000 आपका कन्वर्ट हो जाएगा 76,000 रुपये में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। पी और उसके 3 दोस्तों का जो एवरेज वेट है 55 किलो है। पी और उसके 3 फ्रेंड्स, इनका एवरेज वेट, भाई टोटल लोग तो 4 हो गए, इसको एवरेज बोलोगे। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 55 के इक्वल दिया हुआ है। फिर बोल रहा है पी इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ इज 3 फ्रेंड। 3 फ्रेंड का सम एवरेज मतलब बेसिकली ये होगा, ये पी के वेट, पी जो है 4 किलो ज़्यादा है, यानी कि अगर 4 आप इधर ऐड कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि 4 + F इज इक्वल टू पी के इक्वल आ जाएगा आपका। आपको क्या निकालना है? पी का वेट निकालना है, तो एफ को इक्वेट करके रख सकते हो। एफ की जगह क्या रख सकते हो आप? P-4 यहाँ पे रख दो। P + 3, एफ की जगह P-4 अपॉन 4
इज इक्वल टू 55। सॉल्व कर लो इसको, p प्लस 3p माइनस 4×3 = 12, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 5×4 = 20, 200 तो ये हो गया, 220 हो गया। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 232 हो गया। ये 4p है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, काट दो, 4×5 = 20, 4×8 = 32। p का वेट आ जाएगा 58 kg, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझ आया? बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया, एवरेज का फॉर्मूला यूज करके, समझ गए? नेक्स्ट देखो, अभी बोल रहा है ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33 1/3% ऑफ द कैपिटल, बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट। जो बच गया सी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 33 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। अब आपको जो नंबर लेट करना है, सपोज करो लेट करना पड़ेगा, तो वो नंबर क्या लेट करोगे आप, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या है, 12, ठीक है। अगर सपोज करो आपका टोटल अमाउंट 1200 रुपये था, या 12,000 मान लो, ठीक है। तो ए ने इन्वेस्ट किया 1/3, तो यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये, क्योंकि इसका 1/3 करोगे आप तो कितना आएगा, 4,000। बी ने इन्वेस्ट किया 25% ऑफ द रिमेनिंग, 4,000 अगर इन्वेस्ट कर दिया ए ने, तो बच गया कितना, 8,000। 8,000 का 1/4 निकालोगे तो यानी बी ने इन्वेस्ट किया है 2,000 रुपये। सी ने इन्वेस्ट कितना किया होगा, सी ने जो बचा हुआ अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया होगा, 6 तो यहीं चले गए, तो 6,000 बच गए, तो 6,000 सी ने इन्वेस्ट किया है। टोटल प्रॉफिट बोल रहा है ये था, ए का शेयर बता दो। तो पहले तो कंपेयर कर लेते हैं, इनका रेशो क्या निकलेगा, ये रेशो आ जाएगा, ठीक है। 1,86,000 टोटल है। प्रॉफिट का रेशो भी आपका इन्वेस्टमेंट के रेशो के बराबर होता है, तो टोटल कितना है यहाँ पे, 3 2 5 और 1 6। ए की वैल्यू 1,86,000 दी हुई है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है ए का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट आपको वैल्यू निकालनी है 2 की, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 3 6 18, 3 दूनी 6, 62,000 आ गया। ए का शेयर कितना हो गया, 62,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली है इसमें, क्योंकि नंबर इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आपने 100 मान के किया तो आप फ्रैक्शन में भी आपका आंसर चलेगा, ये मतलब इक्वेशन चलेगी, डेसिमल में भी चल सकती है। तो इन नंबर्स को देख के आपको यही ध्यान रखना होता है कि आप उस तरह का नंबर लेट करोगे जो इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन फिनिश इट इन 12 डेज। ए कितने दिन में काम खत्म करता है, 16 डेज में। बी कितने दिन में काम खत्म करता है, 12 डेज में। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट। दोनों काम करते हैं 4 दिन तक साथ में, और फिर ए छोड़ देता है। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लोगे, 16 3 48, 12 चौक 48, 4 3 7, दोनों मिलके 7 काम करते हैं। एफिशिएंसी है 3 और 4 उन दोनों की, तो टोटल काम कितना मिलके करेंगे, 7 काम। 4 दिन तक काम किया साथ में, तो यानी कि 28 काम करके चले गए, तो 28 माइनस कर दोगे, 20 काम बच गए। ए ने छोड़ दिया, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी ने काम खत्म किया। और हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क, बी ने टोटल कितने दिन काम किया है ये आपको बताना है। अब बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 4, काम कितना बचा हुआ है 20, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 5 डेज में। लेकिन 4 दिन यहाँ पे भी काम किया था बी ने मिलके, तो टोटल डेज कितने लगे बी को टोटल काम करने में, 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ आया, बी के टोटल नंबर ऑफ डेज आपसे पूछे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है अ पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 3√5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक विंडो है 3√5 मीटर ग्राउंड से ऊपर। एक पोल 23 मीटर का है, जो कि पहुंचता है एक स्ट्रीट के बीच में लगा हुआ है, वहां तक पहुंचता है 23 मीटर का पोल। उसके बाद क्या है, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, यानी कि इसको सेम पॉइंट पे रखना है। पोल को टर्न कर दिया गया अदर साइड, इस साइड पे, ठीक है। और फिर बोल रहा है वो विंडो तक रीच करता है, जो कि हाइट पे है कितना, 4√15। ठीक है, यहाँ तो पोल की लेंथ 23 रहेगी, क्योंकि ये पोल सेम पोल को ही तो टर्न किया है आपने। आपसे पूछा है विड्थ बता दो स्ट्रीट की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपको विड्थ बतानी है। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर अंडर रूट करोगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और इस ट्रायंगल में करोगे 23 का स्क्वायर माइनस 4√15 का स्क्वायर,
अंडर द रूट, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कर देते हैं सॉल्व। क्या होगा, 23 का स्क्वायर माइनस 3√5 अंडर द रूट, ठीक, प्लस करना है 23 का स्क्वायर माइनस 4√15 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, माइनस का स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू कितनी 5, और ये हो जाएगी 9, 9 पंजे 45, प्लस 23 का स्क्वायर 529 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 छिक्के 90, 9 गया 15 एकम 15, 15 और 9 24, ठीक है। इसको देखो 529 में से 45 माइनस करना है आपको, 29 तो चलेगा, कितने बचे 16 और माइनस करोगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 484। यहाँ कितना हो जाएगा 529 में से 240, 500 में से 200 चले गए, 300 बच गया, 329 बच गया। 329 में से आपको 40 और माइनस करना है, 29 और माइनस कर दोगे तो 11 और माइनस करना पड़ेगा आपको, किस में से 300 में से, 300 में से 11 और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 289, ठीक है। 484 किसका अंडर रूट होता है 22 का, 289 किसका होता है 17 का, मतलब स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 + 22 कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज समझने वाली बात थी कि ये आपका फिगर बन जाए सही से, उसके बाद तो बस सिंपल ये पाइथागोरस थ्योरम तो लगाते हुए आ रहे हो, वही लगानी है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5%, 5% से प्राइस बढ़ गया है पेट्रोल का। बिफोर द हाइक प्राइस वॉज 82 रुपीज पर लीटर, पहले 82 रुपये था। अ मैन ट्रेवल 3045 किलोमीटर एवरी मंथ, हर महीने 3045 किलोमीटर आदमी चलता है, उसकी गाड़ी एवरेज देती है 15 रुपये पर किलोमीटर की, ठीक है, सॉरी 15 किलोमीटर पर लीटर की गाड़ी एवरेज देती है। व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मैंस ट्रेवल ड्यू टू द हाइक इन द पेट्रोल प्राइस, जो हाइक है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग उसका जो वो है मंथली एक्सपेंडिचर वो कितना बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा है, समझ आया। अब बेसिकली जिसने गाड़ी चलाई है वो बच्चा तो 2 मिनट में ये क्वेश्चन को समझ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। बोल रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल 5% से बढ़ गया है ना, 82 रुपीज था पहले, पहले तो ये देखो उसको कितना पेट्रोल लगता, 3045 किलोमीटर चलता था वो, उसकी गाड़ी 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती थी, तो देखे पहले कितना लीटर पेट्रोल खर्च करता था भाई, 15 किलोमीटर के हिसाब से टोटल किलोमीटर इतने हैं, डिवाइड करोगे तो आपके कितने लीटर लगे वो आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी कि 203 लीटर पेट्रोल लग रहा है उसका, ठीक है। अब हाइक्ड प्राइस देख लेते हैं कितना है, उसी के अकॉर्डिंग 203 लीटर पेट्रोल का प्राइस हाइक कर देंगे। इसका 5% बढ़ गया, 82 रुपये का 5% निकालोगे आप तो ये होगा 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और 1 41, 410/100, यानी कि 4.1 रुपीज बढ़ गया प्राइस, ठीक। इतने किलोमीटर पे इफेक्ट पड़ेगा ना, मतलब जो इतने लीटर वो पेट्रोल यूज कर रहा है उस लीटर पे तो इफेक्ट पड़ेगा। 203 लीटर यूज कर रहा था लेकिन हर एक लीटर पे अब 4.1 रुपये बढ़ गया है ना। तो 203 को अगर आप 4.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी जो उसके पेट्रोल हाइक की वजह से आई होगी, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा भाई, इसको करोगे 203 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले देख लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 812 के आसपास है, लेकिन 0.1 साथ में है, ठीक है। तो क्या 832 आएगा या 859 आएगा, इसका 0.1 निकालोगे, 203 का 0.1 निकालोगे अगर आप तो यानी कि बटे 10, यानी कि 20 रुपये और बढ़ जाएगा, है ना, लगभग 20 रुपये और बढ़ जाएगा, तो यानी कि 832 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ना कि 860 के आसपास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल होगा ये एंगल नहीं होगा, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ए ई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, ठीक है, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। ए बी सी की वैल्यू दी हुई है 58, ए सी बी की वैल्यू दी हुई है आपको 34, आपको निकालना है डी ए ई, डी ए ई ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये जो
बीच का एंगल पूछता है ना, ये होता है बेसिकली आपका एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी का हाफ, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस और उसका हाफ कर दो, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, मतलब 58 में से 34 माइनस करोगे और उसका डिवाइड कर दोगे 2 से। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा अपॉन 2, कितना आएगा 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब ये मत बोलना कि सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये निकालते हैं, फिर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, फिर इसके अंदर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके उस एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ये वाला एंगल निकालेंगे। इतना लंबा नहीं सोचना है, इस पर्टिकुलर पैटर्न को याद रखना है, क्योंकि ये पेट क्वेश्चन है, आपको हर साल किसी ना किसी 2-4 शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको तो याद ही रखना है कि सीधा जैसा इस तरह से पढ़ते जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा एक बाइसेक्टर है एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या है, सीधा दोनों का डिफरेंस करो डिवाइड बाई 2, तो यहीं पे ही देख लेना सिर्फ 34 और 58 में कितना डिफरेंस है ना, 24 का डिवाइड बाई 2, 12 पे टिक लगा, आंसर, आगे बढ़ गए। ना फिगर बनाना है ना कुछ और करना है। नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस 6y की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें वैल्यू पुटिंग भी करता हूँ, वैसे तो आप इसका क्यूब कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन जब क्वेश्चन पहले सामने दिखता है और डिजिट खासकर छोटी छोटी हैं जो कि आप वहां नंबर तक पहुंच सकते हो, है ना, तो क्या वैल्यू पुटिंग उतना आसान आंसर आसान तरीका नहीं दिखता आपको। अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 2 रख दूं और वाई की वैल्यू 1 रख दूं, तो क्या ये 8 हो जाएगा सेटिस्फाई, भाई 2 ये हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। ठीक, यहाँ पे भी देखो सेटिस्फाई हो रहा है, एक की वैल्यू 2 रखी हुई है और एक की 1 रखी हुई है, ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों का मल्टीपल कितना 2 ही होता है, बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 तो रखी है आपने 2, तो यानी कि ये सेटिस्फाई करा, तो आप एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 रख सकते हो। सीधा सीधा यहाँ रख दो, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 216 आ जाएगा, यानी कि 224 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सही है ना भाई। अब क्यूब करते हैं आप इसका, फिर फॉर्मूला लगाते हैं, वो भी चीज़ सही है, वो भी काम आती है, बिल्कुल वो तब काम आती है जब आप ये चीज़ यहाँ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, नहीं तो उसके अलावा जिस तरीके से क्वेश्चन दिखता है साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है हर जगह, तो 10-15 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन में लगने नहीं चाहिए इस तरह के। लेकिन हर इसी तरह का क्वेश्चन आपको 10-15 सेकंड में होगा, ये ट्रू नहीं है। अगर यहाँ पे वैल्यू ऐसी रख दी कि आप हिट एंड ट्रायल से जल्दी निकाल नहीं पा रहे, तो आप हिट एंड ट्रायल करते करते ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, तो इससे बढ़िया है फिर फॉर्मूला खोल दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, टी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बी सी एंड एंगल सी बी डी की वैल्यू 40 दी हुई है, फाइंड द एंगल बी सी डी। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, एक सर्कल के अंदर है, ठीक है, डी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बी सी, ये माइनर आर्क है, डी एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल सी बी डी की वैल्यू, सी बी डी की वैल्यू आपको ये वाले एंगल की वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री। ठीक है, एंगल बी सी डी की वैल्यू पूछी है आपसे, इसकी वैल्यू पूछी हुई है आपसे। अब ध्यान से देना, ऊपर वाला एंगल अगर ट्रायंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। अब सर्कल के अंदर है तो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना देगा, ए बी डी सी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री। अब इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 120 और 40 तो यहाँ चले गए, यानी कि 160 तो चले गए, ये वाला एंगल कितना बचेगा 20 डिग्री। तो एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है भाई, ज्योमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपका एक बार फिगर बन जाता है तो बस आपको थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज याद करनी होती है और सीधा वैल्यू लिखते चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ बड़ा सा दिया हुआ है लेकिन कन्वर्जन कर लेते हैं, आंसर तो बहुत छोटे मोटे हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो दिया ही नहीं आंसर। ध्यान से देखोगे तो आप इसको क्या लग सकते हो, cos 67 को sin 23 लिख सकते हो। अब कन्वर्जन कैसे होगा बार बार रिपीट में तो नहीं बताऊंगा, sin 23 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू sin स्क्वायर 23,
यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको लिखोगे sin 38 ऊपर है, cos 52 नीचे है, सही है। cos 52 को sin 38 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट करके 1 बना रहे हैं। ठीक, ये दोनों कैंसिल आउट करके 1 बना रहे हैं। ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 23 बना रहा है ये। एक 1 ये रहा और एक 1 ये रहा, ये वाला 1 लिख दिया और ये वाला 1 लिख दिया। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। cos स्क्वायर 20, सॉरी cosec स्क्वायर 20, इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो आप भाई, इसका कन्वर्जन होता है, इसका कन्वर्जन होता है sec स्क्वायर 70 लिख सकते हो, माइनस tan स्क्वायर 70 एज इट इज लिखा हुआ है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 लिख देंगे नीचे। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये भी 1 लिख देंगे। ऊपर 2 1 एज इट इज है ही, तो ऊपर कितना हो गया 3, नीचे तो 1 एज इट इज है। 3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब जिस बच्चे को कन्वर्जन बहुत जल्दी से आता है वो ये साफ देखेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 1 1 3 है ऊपर, 3 ऊपर है तो कटेगा नहीं, आंसर 3 लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। नीचे जो मर्जी होता रहे, ठीक है ना, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन में तो कोई वैल्यू आनी नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आपकी 0 30 45 60 90 नहीं दी हुई है, जो कि आप उसकी वैल्यू निकालोगे और वैल्यू पुट करोगे और फिर फ्रैक्शन में रेशनलाइज करोगे या कुछ करोगे। ठीक है ना, 3 का मल्टीपल साफ दिख रहा है, 3 आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना तो ये भी बच्चा अगर जो आइडेंटिटीज जिसकी अच्छी है पक्की है वो साफ साफ देख लेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन है, बोल रहा है अ रिवर 6 मीटर डीप एंड 35 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, 1 मिनट में कितना पानी सी में गिरेगा, ये आपसे पूछ रहा है। डेप्थ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, तो लेंथ आपको निकालनी है। लेंथ बेसिकली किससे निकलेगी, इसकी हेल्प से। 1 मिनट में पानी, यहाँ का पानी कितना आगे तक चला जाएगा वही आपको डिसाइड करके देगा कि कितना पानी उसमें गिरेगा सी में। तो अगर 2.5 किलोमीटर 60 मिनट्स में है, 1 घंटा मतलब बेसिकली 60 मिनट, तो आपको पर मिनट निकालना है ना, पर मिनट पूछा है, तो 1 मिनट में कितना आगे चले जाएगा, तो डिवाइड बाई 60 कर दोगे, ये हो जाएगा। अब बेसिकली डेप्थ ये दी हुई है और विड्थ ये दी हुई है और लेंथ आपकी निकल गई है, तो कितना वॉल्यूम पानी नीचे गिरेगा वो आप कैसे निकालोगे, L इंटू बी इंटू एच, बेसिकली एक क्यूबॉइड की तरह से, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। L कितना दिया हुआ है 2.5 बाई 60 जो हमने निकाला वो, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, विड्थ बेसिकली 35 और डेप्थ बेसिकली हाइट समझ लो उसको, वो दी हुई है 6। डेसिमल हटा दोगे 10 आ जाएगा, 6 से इसको काटोगे 10, 25 से पूरा पूरा काट दो, 4 पे चला गया। ठीक है, कितना हो गया ये आपका, बेसिकली ये हो गया 35/4। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो चीज़ थी ये बेसिकली किस में आई है आपकी, किलोमीटर में चल रही है, मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इंटू 1000 और करोगे भाई, 2.5 किलोमीटर था ना, ध्यान से देखो, हमने इसको तो थोड़ी ना चेंज किया है, तो 2.5 किलोमीटर मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसको इससे काटो, अब 250 ये हो गया, कितना आएगा 0, 25 पंजे 125, 12 क्या रह गया, 25 दिया 75, 75 और 12 87, 8750 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सही है भाई, यहाँ से देख के पता चला हमने यहाँ पे कन्वर्जन नहीं किया था, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में दी हुई है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में चीज़ चल रही थी, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया इंटू 1000 करके। ठीक है भाई, समझ आया। ये पानी यहाँ से लेके कितना आगे चला जाएगा 1 मिनट में, उतना पानी तो टोटल जाके सी में गिरेगा। सपोज करो जो पानी यहाँ था वो यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ पे सी है, तो इतना पानी गिर जाएगा ना टोटल सी में, यहाँ से यहाँ तक का। सही है, वही वॉल्यूम है बेसिकली, समझ रहे हो। ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है आपको तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। इन केस और कोई डाउट लगता है तो आप, क्या नाम है, अलग से अगर इन केस चैट ग्रुप बनाया हुआ है मैंने टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाना ना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन बेसिकली आउट हो चुका है, जो भी बच्चों ने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है प्रिपरेशन शुरू कर देना, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह गया है कि आपको लगे कि अब आराम से कर लेंगे, सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, मॉक्स भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, वीक पॉइंट्स भी सही हो जाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने टेलीग्राम पे पूछा भी है कि जो जो चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही है वो चीज़ें शेयर कर लो, ताकि उस चीज़ पे काम किया जा सके। दूसरा, जो मुझे समझ में आया, 1 शॉट की ज़रूरत है आपको, ठीक है, जिसमें बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स एक बारी रिवाइज हो जाए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
जो बेसिकली PYQ पे बेस्ड हो, वो कवर हो जाए। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि चैप्टर कितना लंबा है, और एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन का वन शॉट रखना है या 75 का रखना है या 100 क्वेश्चन तक भी जा सकता है वन शॉट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये वन शॉट अगर जब डलेगा तो इन वन शॉट की ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगी। ठीक है, मतलब क्लास की लेंथ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी हो सकती है। तो जो बच्चे वन शॉट के थ्रू, जैसे बेसिकली आपको ये पता चल गया कि आपका प्रॉफिट लॉस वीक है सपोज, ठीक है, तो एक बार ही देख के ख़त्म कर देना। कॉन्सेप्ट भी उसमें रिवाइज करा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी उसमें करा दूंगा। दूसरा, जैसे ही बैच 500 सीरीज ख़त्म होगी तो एक प्रैक्टिस बैच शुरू होगा। प्रैक्टिस बैच में कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप बेसिकली इन 2 सीरीज से सीखो। वहाँ पर बात की जाएगी क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो खुद से, या जो भी बनी बनाई शॉर्ट ट्रिक्स है वो कैसे अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, किस तरीके से, कहाँ से निकलती है वो, उसका मेन कॉन्सेप्ट कौन सा होता है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप शॉर्ट ट्रिक कहाँ से निकली वो याद रख पाओ। नहीं तो शॉर्ट ट्रिक को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत ट्रिक्स है, रेशो से करते हैं हम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो हो क्यों रहा है वो आपको कहाँ पता चलेगा, जब आप बेसिक चीज़ें कवर कर चुके होगे। ठीक है ना, तो ये 2 चीज़ें होंगी, एक प्रैक्टिस बैच चलेगा और एक वन शॉट। ठीक है ना, डिसाइड कर लेंगे प्रैक्टिस बैच की ड्यूरेशन क्या रहेगी और वन शॉट का किस किस तरीके से रखना है, ताकि आपका फ्री आने से पहले सारे वन शॉट भी खत्म हो चुके हो, दूसरा प्रैक्टिस बैच भी खत्म हो चुका हो एटलीस्ट। ठीक है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम वहाँ प्रैक्टिस बैच में कवर कर चुके हो। ठीक है ना, ऐसे देखा जाए तो अगर यहाँ पर भी अगर मैं चैप्टर वाइज भी लेके चलूँ, तो अगर मैथ्स के वन शॉट ही करवाने लगे तो 18-20 क्लासेस तो मिनिमम मान लो। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास शायद 2 पार्ट में लेनी पड़ेगी। ठीक है, ज्योमेट्री की तो खासकर 2 पार्ट में लेनी लगे पड़ेगी, तो आपकी क्लासेस 20 से तो ऊपर हो ही जाएंगी। एक अब 4 वीक का टाइम तो इसी में लग जाएगा। फिर मॉक्स भी चाहिए आपको, मॉक्स की प्रैक्टिस, 25 क्वेश्चन को कैसे देख रहे हो आप, स्किपिंग वाली आर्ट कैसे। तो एक काम करते हैं, प्रैक्टिस वाले बैच के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ में ही रख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैथ्स 500 खत्म होने के बाद आपका वन शॉट ही शुरू कर देंगे। ठीक है, देखेंगे ऑल्टरनेट डेज पे वन शॉट कर पाए, डेली वन शॉट कर पाए। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जो क्लास चलती है, 5 वन शॉट हो जाए आपके, लेकिन देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि उसका मटेरियल भी तैयार करना होगा। ठीक है, और रहेगा बेसिकली याद रखना PYQ बेस्ड ही ये वन शॉट सारे। रैंडम क्वेश्चन डाल के इधर उधर के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर बहुत पास है, और पेपर पास होने की वजह से कंफ्यूजन नहीं करना है, क्लैरिटी लानी है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे डल सकते हैं कि 30-40 क्वेश्चन ऐसे बना दूं मैं हर चैप्टर के कि आप कंफ्यूज ही होते हो, मैं ये तो देखा ही नहीं है कभी, ये आ गया तो क्या होगा। जबकि वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है 80-90% पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से देखना इस वन शॉट को। और वन शॉट में ऐसा नहीं होगा शुरू में थ्योरी कराऊंगा मैं, स्टार्टिंग में बस 15-20 मिनट की थ्योरी समझ लेना, ताकि आप ऊपर ऊपर से एक अंडरस्टैंडिंग ले पाओ कि हाँ वन शॉट में हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर क्या है, क्यों है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन टर्म्स का थोड़ा सा हिंदी में मतलब समझा दूंगा, टर्म्स को रिलेट कैसे करोगे आपस में वो समझा दूंगा। सारे फॉर्मूला सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा मैं शुरू में, जैसे अगर सपोज करो ज्योमेट्री के थ्योरम्स और वो सब लिख लें तो थ्योरी चलती रहेगी बहुत देर तक। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें समझा दूंगा आपको, ट्रायंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, फिगर बना के दिखा दूंगा, उसका यूजेज क्या होगा वो क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। ठीक है ना, सब पे बेस्ड 1-1, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन रखेंगे, ताकि वो चीज़ आपको थियोरेटिकली तो पहले क्लियर हो जाए कि भाई क्या है इन सेंटर, क्या है ऑर्थो सेंटर, क्या है सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, पहले ये सारी टर्म्स को एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाएंगे फटाफट। ठीक है, तो इसलिए ज्योमेट्री में शायद 2 क्लास या 3 क्लास भी लग सकती है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी में रखना नहीं चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हो आपकी 3 घंटे की, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ क्लासेस तो उससे कम में भी खत्म हो जाएगी, लेकिन 3 घंटे से ऊपर ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।